नमस्कार, मैं हूं राजीव निशान और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। दोस्तों, मन की चौपाल में आज का हमारा विषय है बुजुर्गों का कैसे रखें ख्याल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर तोमर, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और आचार्य विक्रमादित्य हैं, जो जाने माने योगाचार्य हैं और आयुर्वेदाचार्य हैं। हमारे साथ सोनाली भूटानी है, जो डाइटिशियन है। इसके साथ साथ हमारे साथ एम्स से डॉक्टर विजय तोमर भी जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आचार्य विक्रमादित्य से। आचार्य जी, लोग घर के अंदर कैद हैं और खासकर बुजुर्ग आदमी जो चल नहीं सकते। अभी एक ऐसा भी मामला सामने में आया है कि बुजुर्ग ने, लगभग 75 साल के बुजुर्ग ने 100 नंबर पे कॉल कर दिया और ये कहा कि मुझे जो है मेरे बच्चों ने बंधक बना लिया है, और एक डंडा भी लेकर के आ गए और ये कहा गया मुझे पिटाई भी करते हैं। कहीं ना कहीं माहौल इतना बिगड़ गया है, लोग जो है घर के अंदर, बुजुर्ग जो है वो सदमे में हैं और मजबूरन उनको कुछ और नाम से कॉल करनी पड़ती है और कुछ बताना पड़ता है सब इस बारे में, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। तो क्या लगता है वो किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, या हम लोग किस तरह से उनका ध्यान रख सकते हैं? बुजुर्ग जो है ना, वो हमारी संस्कृति में सबसे पहले उनको सम्मान करने को कहा गया है, माता पिता इत्यादि। आप इस बात को समझे कि माता पिता को लोग एक बोझ समझते हैं। माता पिता 10 बच्चों को पाल देते हैं, परंतु 10 बच्चों को एक माँ बाप को पालना सबसे मुश्किल हो जाता है। ये समाज की विचित्र विडंबना है। इसी सबको समझते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। वो जिस प्रकार से संन्यास और वानप्रस्थ, इसी चीज को देखते हुए रखने की व्यवस्था की गई थी कि व्यक्ति को जिसपे ऐसी जो उपेक्षा का वातावरण बन जाता है वो ना बने। इसीलिए इस सुंदर व्यवस्था को हमारी संस्कृति में रखा गया कि धीरे धीरे लोग अपने आप इस बात को समझकर अपने आप लोगों को देखते हुए किस प्रकार का मंतव्य होता है। यह आज से विडंबना नहीं है, ये अनादिकाल से विडंबना है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था को हमारी संस्कृति में रखने का प्रयास किया। तो इस बात को हम समझे, आज समाज बदल रहा है और अच्छे से अच्छे लोग हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं और एक से एक मूर्ख भी हैं इस संसार के अंदर, वो हमें समझ में आता है। और जो लोग अपने जीवन में उत्थान की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रयासों के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद जब तक मिलता है ना, तब जीवन में कल्याण बनता है। तो इस चीज कल्याण वाली जो आशीर्वाद की बात है, उसको समझने के लिए आध्यात्मिकता अपने जीवन में उदय करने की जरूरत है। और जब तक आध्यात्मिकता का उदय नहीं होगा, तब तक वो सिद्धांत व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। मानवता की बात यदि करें तो इस बात को हमें समझें कि बुजुर्गों की सेवा किस प्रकार से हमारी संसार का विचित्र, हमारे भारतवर्ष में आज सबसे बुरा हाल हो गया है कि हमें यहाँ पर वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं। ये हमारे समाज की ही एक इतना सबसे बुरा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें बाल्यकाल से बच्चों को अपनी संस्कृति की शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, सबकी एंजाइटी बढ़ी हुई है साहब। इस बात को हमें बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि सबकी एंजाइटी बढ़ी हुई है और सबको बैलेंस होकर चलने की जरूरत है। तो इस वक्त हमें सब लोगों से काउंसलिंग की जरूरत है, चाहे क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या युवा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, इन सबके साथ एक काउंसलिंग करने की जरूरत है। निशाना जी, आपने जो ये व्यवस्था बनाई है, ये बहुत अच्छी है। आपने अलग अलग विषयों को यहाँ जोड़ा। मन की चौपाल जो आपने बनाई है बहुत जरूरी है। जब वार्तालाप होगा, उपदेश होगा, कुछ ना कुछ बातें उसमें निष्कर्ष के तौर पे मंथन से निकल के आएंगे। उस मंथन से आपकी जो मानसिकता है उसको ठीक करने में, ये मानसिकता ही तो है कि जो व्यक्ति को नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ले जाती है। विचार ही तो है कि जो 1 सेकंड के अंदर व्यक्ति को डेटोरेट कर देते हैं और 1 सेकंड बाद ही आदमी मोटिवेट हो जाता है। जब एक सेकंड में ही आदमी मरने मारने को तैयार हो जाता है और 1 सेकंड बाद ही व्यक्ति लोगों के सेवा भाव के लिए उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। तो ये विचार जो है, ये जनमानस तक पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो। आज तो टेक्नोलॉजी है, तो आपने जूम की मीटिंग के द्वारा जो व्यवस्था करी है वो बहुत अच्छी है। तो हमें सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से वार्तालाप करें। आज बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी समस्या है, इस लॉकडाउन में पहले वो बैठकर बाहर पार्कों में बात कर लेते थे, बच्चे बाहर खेलने चले जाते थे, अपनी एंजाइटी निकाल लेते थे, पतिदेव ऑफिस में जाकर वहां पर लोग जो जेंट्स थे वहां पर बात कर लेते थे। उसके बाद स्त्रियां बहुत सारे और कामों में जो घर में रहती हैं, उनको भी बहुत सारे बात मिल जाती थी अपनी बातें निकालने का। परंतु आज पिछले 1.5 साल से जो वातावरण बन गया है और आगे भी चलने वाला है, ये बड़ा भयावह वातावरण है। और इसमें आवश्यकता यह है कि अपने घर में
हर व्यक्ति को एक समय ऐसा रखे कि जैसे चौपाल आपने लगाई है, ऐसी चौपाल घर में लगाने का प्रयास कर लीजिए। यदि घर में चौपाल लगा लेंगे तो बहुत सारे अच्छे वातावरण बन जाएंगे। कोरोना काल में बच्चों ने एक और गलत काम करना शुरू कर दिया। मैं बताऊंगा कि युवा वर्ग ने, जैसे घर में कोई बीमार हो गया, आज सब लोग 4-4 की फैमिली में रह रहे हैं, बच्चे सब अलग अलग रह रहे हैं, और जैसे ही माँ बाप पॉजिटिव हुए अपने नाना नानी के या दादा दादी के बच्चों को भेज देते हैं, और उस टाइम पर उन बच्चों से वो इन्फेक्शन, छोटे बच्चों से वो इन्फेक्शन दादा दादी तक, नाना नानी तक पहुंच रहा है, और 15 दिन बाद वो पॉजिटिव हो जाते हैं। और उनके लिए सबसे ज्यादा एक फैक्टर ऐसा है कि ओल्ड एज के अंदर आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास वेव आई थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो डेथ रेट थी वो उन्हीं लोगों की थी। उसके बाद उनको समझ में आया तो वो अपने आप को आइसोलेट करने लगे, लेकिन युवा बाहर कमाने जा रहे थे, तो इस सेकंड वेव के अंदर सबसे ज्यादा वो इफेक्ट हुए। तो अब आवश्यकता यह है कि हमको सबसे पहले, जिसे आपने आज का विषय रखा है बुजुर्गों के लिए, उनके खान पान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, उनकी मेडिसिन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, उनके हेल्दी हाइजीन इसको मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हर चीज के अंदर। बिल्कुल, आज बुजुर्ग जैसे आपकी बच्चा बात होता सही है। तो बुजुर्ग जो है वो भी भूल जाता है बहुत सारी बातें। बिल्कुल वो सारी आचार्य भूल जाता विक्रमादित्य, आपने एक बहुत बहुत अच्छा बताया कि एक तो जैसे है लोगों को अपने घर में चौपाल लगानी चाहिए। मुझे भी लगता है कि आज इसकी जरूरत है। और आपने दूसरा कहा खान पान का, तो हम खान पान के लिए सीधे चलते हैं सोनाली के पास। सोनाली, बुजुर्गों को किस तरह से खान पान का ध्यान रखना चाहिए? कई ऐसे भी मेरे पास मामले आए हैं जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं और उनको मैंने सरकार से कह करके मदद करवाई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि बुजुर्गों को अपना भी ख्याल कैसे करना चाहिए, या हम युवाओं को या उनके पोते पोती हैं तो उनको किस तरह से अपने बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे? तो सबसे पहले जैसे कि बोला कि बहुत सारी चीज़ों का हमें वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, और मुझे भी ये चीज़ लगता है कि चाहे वो फर्स्ट वेव थी, चाहे वो सेकेंड वेव, जो हमारे एल्डरली हैं वो सबसे ज़्यादा एक वल्नरेबल ग्रुप था, और उनके ऊपर दोनों वेव्स में ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो वैसे भी जब एक ओल्ड एज आती है तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनको, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको उस टाइम पे, और उनका टेस्ट और स्मेल वैसे भी काफ़ी कम हो जाती है। और अगर आप बॉडी वाइज बात करें तो उनका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारी तब भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनका खाने का मन नहीं करता है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो ईज़ी बनाएँ। तो जैसे कि हमने एडल्ट्स के लिए बात करी थी या बच्चों के लिए बात करी थी कि हमें जो एनर्जी नीड्स रखनी है वो हाई रखनी है। बट बूढ़े लोगों के लिए ये चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं उनकी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कहीं न कहीं हो जाती है, और वो कहीं न कहीं उस खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। बट जो बूढ़े हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनका मोस्टली बहुत सारे बेड रिडन होते हैं, तो वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिनकी वज़ह से उनको बाकी इश्यूज़ भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी उनको खाना देंगे, वो ईज़िली डाइजेस्टिबल होना चाहिए। बहुत सारे उनको बिल्कुल हल्का खाना जो उनको डाइजेस्ट हो सके, और बहुत सारे लोगों को दाँतों की प्रॉब्लम होती है कि वो ढंग से चबा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए उनको थोड़ा आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे हमने एडल्ट्स के लिए या बच्चों के लिए बोला था कि आप दिन में जब सुबह उठते हैं, तो आप नट्स ले सकते हैं। बट बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो नहीं चबा पाते नट्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप पाउडर फॉर्म में कर कुछ हैंडफुल ऑफ नट्स, और उनके साथ में आप जो कुछ सीड्स होते हैं, जैसे हमारे पंपकिन सीड्स हो गए, हमारे फ्लैक्स सीड्स हो गए, उसको भी आप उसके साथ में ग्राइंड कर एक पाउडर बना सकते हैं। तो वो सुबह उठकर उसको एज अ एक चम्मच अगर ले लेंगे अपने पानी के साथ, तो जैसे अभी बचने के लिए भी वो सुबह नीम का पानी या तुलसी का पानी 1 लीटर बॉयल कर कुछ 8-10 पत्ते उसमें डालकर उसको बॉयल कर वो सुबह ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट आपका काम करेगा, आपको बचाएगा इन्फेक्शन से। और साथ में 1 चम्मच आप उस पाउडर का ले लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, और उसके अंदर आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, वो आपके उसके अंदर होते हैं, तो वो आपको एक एनर्जी का सोर्स देगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को रोटी खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप अलग-अलग वैरायटी ले सकते हैं। जैसे आपने खिचड़ी ले लिया,
उसमें आप मसाले भी थोड़ा कम डालिए, क्योंकि बहुत सारे बूढ़े लोगों को मसाला बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपको एकदम बिल्कुल ब्लैंड नहीं बनाना है कुछ भी चीज़, बट बिल्कुल मिनिमम मसालों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो भी एज अ हमारी एंटीऑक्सीडेंट है। जो हमारे इंडियन मसाले हैं वो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें, तो वो उसकी तरह काम करते हैं। तो आप सुबह के टाइम पे कुछ उनको पॉरेज दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। अगर कोई रोटी चबा सकता है तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटी दे सकते हैं उनको। और फिर दोपहर के टाइम पे उनको आप जो होल दालें होती हैं, जो साबुत दालें होती हैं, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे गैस्ट्रिक इश्यूज होने के बहुत चांसेस रहते हैं, स्पेसिफिकली ओल्डर पीपल। लेकिन अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको स्प्राउट्स के फॉर्म में खा सकते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स की फॉर्म में दाल जो हमारी होल में होती है वो आप डाइजेस्टिबिलिटी आपकी इजी हो जाती है स्प्राउट्स फॉर्म में। तो आपको मतलब तरीकों से ऐसे आपको एक बैलेंस डाइट पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी हमारी ओल्ड एज जिसमें आते-आते बहुत सारे लोगों को मेडिकल कंडीशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमें अवॉइड करना है। और साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी जो हमारी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके ऊपर भी मैं ये चीज़ ही कहूँगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे हमारी चर्चा हुई थी कि बहुत सारे जो मतलब हमारे यंगर एडल्ट्स हैं वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, बट पीछे मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी जिसमें एक आई डोंट नो वो कहाँ के थे, बट उनके जो बूढ़े बाप थे उनको कोविड पॉजिटिव आ गया था, और जो उनकी फैमिली थी उन्होंने उनको डिसोन कर दिया था। तो वो उनको एक पुलिस वाले हॉस्पिटल लेके गए। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा नेगेटिव बन चुका है, या पैनिक हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली के ही साथ नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ बैठ के सारी बातचीत करनी चाहिए, हमें उनको टाइम देना चाहिए। और इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो हमें आपस में बैठ के पूरा टाइम, हमें इसको एज अ पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए कि हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, और हमें उनके साथ एक प्रॉपर सारी बातें करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए आपस में। और जिससे कि क्या होगा कि हर किसी की मेंटल हेल्थ थोड़ी-सी सही रहेगी, क्योंकि जो एंग्ज़ायटी का इश्यू है, वो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल है, मेंटल हेल्थ सही रहेगी। हम डॉक्टर सुधीर तोमर के पास चलते हैं, जो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सुधीर। सबसे बड़ा ख्याल है इस समय पे बुजुर्गों का। एक युवा तो फिर भी कम से कम अपनी एनर्जी बना के रखता है, और इस समय पे जो चल रहा है हालात, वो सबसे पहला भी जब कोरोना ने हमला किया था बुजुर्गों के ऊपर किया था। कहा जाता है कि बच्चों और बुजुर्गों की जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उसको कैसे डेवलप किया जाए? होम्योपैथी के अंदर क्या ऐसा ट्रीटमेंट है या कैसी ऐसी दवाई है कि व्यक्ति जो है स्वस्थ रह सकता है, और खासकर बुजुर्ग? देखिए, सबसे पहले देखने की बात यह है कि अभी मैं विचार सुने कि उनके पास रहे बुजुर्ग के, सपोज कोई भी 70 या 80 इयर्स के किसी भी आदमी को कोविड पॉजिटिव होता है, तो ये बहुत ही छुआछूत की बीमारी है, बहुत जल्दी लगती है। सावधानी बुजुर्ग को भी समझ बरतनी चाहिए, और बच्चों को दूर, कोई भी आदमी हो उनकी केयर टेक करे, लेकिन नॉर्म्स रख के, मास्क लगा के अच्छे से उनकी देखभाल करे, लेकिन कम से कम समय उनके पास रहे। उनके लिए आप इलाज दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई 75 इयर्स या 80 इयर्स के लोग हैं उनको कोविड होता है तो वो ठीक नहीं होते, ठीक होते हैं, बहुत इजीली ठीक होते हैं। और हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट है, सभी लोग ठीक हो रहे हैं। कोई डरने की, घबराने की बात नहीं। बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, बचना चाहिए, लेकिन इलाज भी करना चाहिए। इस चीज में बुजुर्गों को भी समझने की जरूरत है कि अगर उनको कोविड हुआ है तो वो अपने आप ही सुरक्षित रहे। रही डर और घबराने की बात, सारी दुनिया डरे हुई है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग डरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सारा संसार में डर और भय का माहौल है, क्योंकि डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है, और जो मंजर वो चल रहा है, कहीं इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं, वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये चीजें बहुत ध्यान करने की है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो लोग, हाँ एक सेकंड, हाँ जिन लोगों को
कोविड पॉजिटिव नहीं है, जिनकी सिर्फ फैमिली है, सावधान रहे, सब मिलके आपस में बात करें। इसी के साथ सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप लोग प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए होम्योपैथी, अगर आप विश्वास करते तो बचाव के लिए होम्योपैथिक खाते रहेगा तो आपको ये मान के चलिएगा 99% आपको कोविड नहीं होगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। अगर आपको होता है तो उसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरा, मैनेजमेंट के लिए दूसरा इलाज आप साथ में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे और प्रभावी रिजल्ट है। किसी भी आदमी को डरने और घबराने की बात नहीं। सबसे पहले बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, कोई भी हो, नौकरी पेशे वाला, बाहर घूमने वाला, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सब लोग सुरक्षित रहे और अपने मन से डर को निकाल दीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बीमारी है, इसका इलाज है और समाधान है और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेशियो है। वो एक अलग बात है कि छुआछूत है, बचना चाहिए, सावधान बहुत रहना चाहिए हम लोग। और इसके लिए आप जहां भी है, दूर दराज जहां कहीं भी हो, आप अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाई होम्योपैथिक की ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे। हाँ जी निशा जी, आप बताइए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा ये भी आता है कि कई बार इस समय देखा गया है होम्योपैथी के डॉक्टर जो है वो दुकान नहीं खोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई घर पर है, नहीं अभी कई देखा गया है डॉक्टर साहब, हमारे खासकर यमुना पार्क में बात करें तो बहुत कम ऐसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये है, ऐसे में अगर व्यक्ति घर में बैठा हुआ है तो किस तरह की, कौन सी एक ऐसी मेडिसिन ले सकता है दुकान पर जाकर के जिससे उसको लाभ मिले? देखिए, आपने अभी कहा कि डॉक्टर, हम तो रेगुलर क्लिनिक खोल रहे हैं, कोविड के पेशेंट को इम्यूनिटी की दवाई दे रहे हैं, प्रिवेंशन की दे रहे हैं। अगर आपको लगता है, हम उनके घर पे पहुंचाते हैं, प्रिवेंशन का भी और ट्रीटमेंट भी। कोई बुजुर्ग, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, सबके घर पे पहुंचाते हैं। कई दवाई हमने पहले भी बताया है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। आर्सेनिक, यूपेटोरियम, चाइना, बेलाडोना, रस्टोक्स। आप दूर दराज जहां भी है, अपने डॉक्टर की सलाह पे इन दवाइयों को ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यही है कि आप प्रिकॉशंस ले, बचाव रखे, मास्क लगाए, ज्यादा से ज्यादा उचित दूरी बनाए रखे। अगर आप सब लोग घर में हैं, कम से कम बाहर निकले, जिससे आप सुरक्षित रह चुके, क्योंकि ये अभी लंबे टाइम चल सकता है। अभी आप सुनते होंगे कि शायद हो सकता है कि तीसरी लहर आ जाए। इसके बारे में कितनी प्रभावी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे पहले अपने मन से डर और भय निकालिएगा। इसका इलाज है, बहुत ही अच्छा सक्सेस रेशियो है। डरने और घबराने की कोई बात नहीं। और मैं अभी आपको एक चीज और बताता हूँ। आप होम्योपैथिक प्रिवेंशन की दवाई खाते रहिएगा, आप मान के चलिएगा 99% आप सेफ है। अगर 1% आता भी है, आपको कोविड होता है, तो हल्के फुल्के में होके निकल जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, उनकी तीमारदारी की, कोविड था उनको, हॉस्पिटल में उनके साथ रहे, प्रिवेंशन की दवाई हमारी खाते रहे, उसके बाद वो सारे सुरक्षित है और निगेटिव निकले, किसी को पॉजिटिव नहीं हुआ घर में। तो बहुत कम चांस है कि आपको पॉजिटिव आए। बस सावधानी बरते, ऐसी कोई घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। किसी को घर में एक को कोविड हो गया और ये हो जाएगा, सब लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसका इलाज ठीक से करे, सावधानी के साथ उनका इलाज और देखभाल करे। लेकिन जिसको हुआ है उसको भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिसको होता है वो सोचता है कि मैं पब्लिक में जाऊं, घूमूं, दूसरे से मिलूं। ज्यादातर बढ़ने का कारण है कि किसी कोविड होता है वो चुपचाप जाएगा, 4 लोगों में बैठ के आ जाता है। ये भी चीजें देखने को मिल रही है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए जिसको कोविड हुआ है। जी बिल्कुल, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। हम डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सीधे हम चलते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास। आचार्य, आपको अगर आवाज आ रही है तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि इस समय पर जो है बुजुर्गों को किस तरह का योगा करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि घर के अंदर है वो, एक तो उनको अपनी मानसिकता को मजबूत करना है और दूसरा स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। ऐसे में उनको किस तरह का योगा जो है वो लाभकारी हो सकता है? जी निशाना जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनको अपने जीवन में सही से स्थान देने का प्रयास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि उसके अंदर डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग सबसे पहले काम कोशिश करें, किसी भी एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस लें, दूसरी नाक से निकाल दें, जिससे निकाला है उससे दोबारा इनहेल करें और दूसरी नाक से निकाल दें। इसको कम से कम दिन में सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले
चाय पीने से पहले 10-10, 15-15 बार करके करेंगे तो दिन में 100 बार यदि कर लेंगे तो आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से, बस इसमें एक ही बात ध्यान रखें कि डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, मतलब कि लंग्स तक पूरा सांस पहुंचे, फूले चेस्ट और उसके बाद निकाल दें। तो इसमें जोर नहीं लगाना है बट डीप ब्रीदिंग जरूर करनी है, इस बात का ध्यान दें। साथ साथ दूसरी बात क्या करें कि दिन में आप जितनी बार भी सांस ले रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग स्टेप्स के साथ वॉक करेंगे और साथ साथ आप कोशिश ये करें कि आप, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग अजीब अजीब किस्म की प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे घर में जगह नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, गलियां छोटी हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाइए ना साहब, सुबह जल्दी उठिए। जो जब लोग सो रहे होते हैं, आजकल लॉकडाउन है, सब लोग देर तक सोने वाले लोग हैं, तो आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए और जल्दी उठकर आप मास्क लगाइए, डबल मास्क जिस तरह से लगाने की व्यवस्था है, एक आपकी सिक्योरिटी के लिए, एक बाहर से सिक्योरिटी के लिए, जिसे तो वो आप सुबह सुबह जल्दी वॉक कराइए। और वॉक करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि लंबा स्टेप्स, जैसे लंबा स्टेप आप लेंगे उसके साथ साथ आपका ब्रीथ भी लंबा हो और साथ में छोटा हो, और इस बात को आप लगातार लेने का प्रयास करें। साथ साथ आप ये प्राण मुद्रा, ये लास्ट की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगाने से ये प्राण मुद्रा बन जाती है, शरीर की वाइटलिटी बढ़ा देगी और अद्भुत रूप से लाभ देगी, इस आपके विटामिन की डेफिशिएंसी कम कर देगी। देखिए यहां लगातार एक तरह से बारिश हो रही है, आप ये समझे कि आप ऐसे समय में हैं कि आपके ऊपर लगातार बॉम्बार्डमेंट हो रही है, हर जगह वायरस फैला हुआ है। आपकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, हल्की सी भी इम्यूनिटी को, इस वायरस को एक छोटा सा छेद भी मिल जाएगा ना तो वो आ जाएगा और आपके शरीर में छुप के बैठ जाएगा। और जब आपकी हल्की बहुत इम्यूनिटी किसी ना किसी कारण से कम हुई तब वो अपना व्यापक रूप आपको दिखा देगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल, मुझे लगता है विजय शर्मा हमारे जो है पत्रकार साथी को सवाल करना चाहते हैं। आचार्य जी, विजय जी। जी आचार्य जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं और वो आपस में कोशिश ये करते हैं कि दूर दूर रहें, उनको थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि एज फैक्टर हमारा ज्यादा है तो हम घूम करके ना जाके बंद कमरों में बंद रहते हैं, तो उनके लिए कोई एक आप ऐसा बताएं कि उनके एक अंदर से डर खत्म हो कि नहीं हम लोग बाहर जाकर के थोड़ा अगर व्यायाम करेंगे या कुछ योग साधना करेंगे तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है, जिसके कारण से लोगों के अंदर फोबिया हो जाता है बहुत ज्यादा, और उस चीज फोबिया को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एंजाइटी इतनी बढ़ गई है। तो उसके लिए योग के अंदर एक ऐसा मुद्रा है, जैसे ये पहली उंगली को अंगूठे से लगाने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इन्हीं मुद्रा को थोड़ी देर यदि इधर हाथ के इस प्रकार से आ जाए तो ये अभय मुद्रा बन जाती है। अभय मुद्रा यानी आप सिंपल हाथ को इस प्रकार से रखेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा है, और इसी का एक स्वरूप है कि ये हाथ दोनों इस प्रकार से आपके कान के अगल बगल आ जाए, तो ये यहाँ नहीं, कान के अगल बगल इस प्रकार से, ये थोड़ा सा डिस्टेंस करके कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए, तो ये अभय मुद्रा बन जाती है। और अभय मुद्रा आपके अंदर निर्भीकता देती है, डर, मृत्यु का डर भी आपके जीवन से दूर हो जाए तो उससे अद्भुत रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बुजुर्ग को या किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता हो तो उसको ये मुद्रा का अभ्यास करा दीजिए। आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद आप स्वयं देख सकते हैं कि उनके अंदर का जो फोबिया है, डर है किसी भी चीज को फेस करने का, अब यहाँ कोरोना का फेस करने का डर है तो वो भी ठीक काम प्राप्त होगा। और सबसे जरूरी बात, थोड़ा ध्यान, यानी लंबा सांस जो आ रहा है इस प्रकार से भाव रखें कि ये सांस मेरे अंदर जा रहा है, मेरे रोग को बाहर निकाल रहा है, मेरे अंदर एंजाइटी को दूर कर रहा है, ये प्राणवायु जो अंदर जा रही है, और मेरे अंदर शुद्ध प्राणवायु है, मैं तमाम चीजों से मुकाबला कर सकता हूं। इस प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग जो है, लगातार पॉजिटिव थिंकिंग, हम भयावह वातावरण के अंदर रह रहे हैं और टेलीविजन एक ऐसी चीज हो गई है आज की तारीख में, टीआरपी के खेल के अंदर लोगों को फोबिया इतना जबरदस्त डरा दिया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज कर करके कि वहां वो मर गया, वहां वो मर गया, वहां वो मर गया, वहां वो मर गया है, और ऐसा वातावरण की इसके बिना चलोगे नहीं। अरे भाई, आज से 100 साल पहले लोग बिना मेडिसिन के जीते थे, नहीं जीते थे, और आज से बढ़िया जीते थे। और बुजुर्गों को इस बात को हमें दोबारा रिवाइव करके दिखाना है कि आप चिंता ना करें। आज हम एलोपैथिक की मेडिसिन, वैक्सीन के बिना, क्या 100 साल पहले बीमारियां नहीं थी? 100 साल पहले भी तो बीमारियां थी भाई, तब भी लोगों ने हजारों साल से, लाखों साल से ये संस्कृति चलती आई है, और 100 साल के लोग जिए हैं। 100 साल तक की जीवित शरदाम शतः की जो बात है, ये मोटिवेट करना है हमको, और वो जिए हैं अपने खान पान से, शुद्ध खान पान से। तो आज तो खान पान की आपने बात करी, शुद्ध खान पान की बात करी, तो मुझे लगता है श्वेता जो है वो कुछ सवाल करना चाहती हैं। श्वेता जी, खान पान जो है वो बहुत जरूरी है, आचार्य जी ने साफ तौर से कहा,
तो किस तरह खान पान बुजुर्गों को इस समय पर लेना चाहिए, या कोई और सवाल आप करना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरी दादी की उम्र 85 है, तो यही पूछना चाह रही थी कि मतलब उनको क्या खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्योंकि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और कोई टचवुड उनको ना शुगर है, सिर्फ बीपी है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो उस सिचुएशन में उनको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितने गैप में खाना चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा मुझे बताना निहारा जी, मैं बताऊं? पहले सोनाली से पूछ लेते हैं, फिर आयुर्वेद के अंदर क्या मिक्स करके उन पे रखते हैं। सोनाली। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि स्पेसिफिकली हर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं या मैं जो भी टिप्स दे रही हूँ वो एक जनरल बंदे के लिए है, क्योंकि अगर किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी साथ में आती है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या खाने हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं, तो वो एक थोड़ी कस्टमाइजेशन आ जाती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट अगर मैं नॉर्मल सेंस में एक जनरल टिप्स दूं, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टडीज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जैसे हमने भी बात करी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू स्टडीज 26% ऑफ द पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड विद कोविड। और उसमें से भी मेल पॉपुलेशन मैंने ज्यादा देखी है, क्योंकि जब मैं भी हॉस्पिटल में काम करती थी तो मैंने भी काफी नोटिस किया था कि मेल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। अगर एक जनरल टिप्स में खाने के लिए दूं तो ये है कि आपको नॉर्मली अपना बैलेंस्ड खाना खाना ही है, अपने सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करने हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी खाना नहीं लेना है, क्योंकि बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम है कि वो लोग, उन लोगों को वैसे भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी का इशू है, गैस्ट्रिक इशू है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, डाइजेशन नहीं ढंग से हो पाता है। तो उस सब के लिए एक तो हमें कोशिश करनी है कि हम दिन में 5 या 6 मील्स लें। उसको हमें एक टाइम पे ये कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट यंगस्टर्स भी होते हैं, बट बहुत सारे एल्डरली भी होते हैं जो उनको लगता है कि नहीं एक बार खा लो बस हो गया, तो वो नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को जो भूख लगी होती है तो हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन इश्यू होता है, क्योंकि उनसे इतना सारा, अब अगर आप एक टाइम पे एक मील लेंगे तो आपकी बॉडी नहीं ले सकती है, उनको थोड़े थोड़े टाइम में चीजें चाहिए होती हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। दिन में आप कोशिश कीजिए 5 से 6 मील्स लीजिए। साथ ही साथ इसके अंदर हमने जैसे फ्लूइड्स की बात करी, तो फ्लूइड्स या लिक्विड्स लेना बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी जो भी मील्स ले रहे हैं 5 या 6 मील्स, वो उसमें आप सिर्फ खाना ही लेने हैं अपने डेली बेसिस पे, हमें उसको इंक्रीज करना है। ये नहीं कि अगर हम दिन में 5 या 6 मील्स ले रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ रोटी चावल या कुछ ना कुछ खाना ही है। कोई मील हमारी ऐसी भी हो सकती है जिसमें हम लिक्विड्स लें। तो आप सुबह उठकर लौकी जूस ले सकते हैं, आप उनको शिकंजी की फॉर्म में, अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो आप चीनी डाल के उसमें शिकंजी की चीजें दे सकते हैं। बट जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको बीपी का इशू है तो आप उसके अंदर नमक नहीं डालिएगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे अगर किसी को कोमॉर्बिडिटीज आती हैं तो उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है सोनाली। हाँ जी, तो गैस्ट्रिक इशू के लिए यही चीज एक ध्यान रखनी है कि हमें छोटी छोटी मील्स देनी है, ठीक है, और उनको फ्लूइड्स भी देने हैं। साथ साथ बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू भी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें अपना फाइबर कंटेंट भी बढ़ाना है, साथ साथ लिक्विड्स बढ़ाने हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका सलाद है, आपकी सब्जियां हैं, उसको अच्छी क्वांटिटी में लेना है। और प्रोटीन तो खैर एक ऐसी चीज है जो हमारा मसल टिश्यू को हमारी रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। और तो उसलिए हमें अपना प्रोटीन का इंटेक उनके लिए भी बढ़ाना है। तो आप उनको जो भी दालें हैं, पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें भी आपको लो फैट मिल्क प्रोडक्ट देने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होता है। तो जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको लो फैट में ही देना है। और साथ साथ उनको आप वैरायटी दे सकते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो बच्चा होता है छोटा और जो एक बूढ़ा आदमी होता है वो इक्वल होते हैं। तो उनके लिए भी आपको क्योंकि उनके भी काफी नखरे हो जाते हैं, वो बहुत फसी हो जाते हैं खाने पीने में,
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। उनको ऐसे हमें ऐसे खाने देने पड़ेंगे जो उनको पसंद हो, और अगर नहीं पसंद है तो आपको उनको कहीं न कहीं तब भी किसी न किसी तरह समझाकर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड न्यूट्रिएंट्स और एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ-साथ हमें अपना जो, क्योंकि प्रोटीन के लिए तो ऐसे ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं जिनमें जैसे एक स्टडी मैं अभी पढ़ ही रही थी, जिसमें 18% ऑफ योर एनर्जी दिया गया था एक ग्रुप को, और दूसरे ग्रुप को 2% ऑफ प्रोटीन दिया गया था। तो जो 18% वाले थे उन्होंने बेटर रिकवर करा, जिन्होंने 18% ऑफ देयर एनर्जी नीड्स का प्रोटीन लिया था, उन्होंने बेटर रिकवर करा कोविड से भी, और उनकी जो सिवियरिटी थी टू इन्फेक्शंस वो भी काफ़ी कम थी। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, सारी चीज़ें मिलकर ही साथ में लेंगे तो ही उस चीज़ का फ़ायदा होता है। बिल्कुल उनका फायदा होता है। आचार्य विक्रमादित्य जी, अब जो डाइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी को ऐसी भूख नहीं लग रही है या चिड़चिड़ा हो गया, तो क्या आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसा है कि हम ये चीज खिलाएं और उससे फायदा हो जाए उसको? पेशेंट देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट को, मरीज को आप ऐसे जनरल दवाई रिकमेंड नहीं कर सकते कि चिड़चिड़ा होने के बहुत सारे कारण, खाली बीपी बढ़ जाए उसके कारण भी चिड़चिड़ा हो सकता है, नींद ना आए उसके कारण भी चिड़चिड़ा हो सकता है, पेट साफ ना हो उसके कारण भी चिड़चिड़ा हो सकता है व्यक्ति। तो बहुत सारे हजारों कारण है। एक चीज को, उन सिम्टम्स को जो दिखाई दे रहे हैं उनको अच्छे से चेक करें। आप डाइट के अंदर, जैसे बुजुर्ग की बात करते हैं 85 साल की है, तो पपीता आप उनको नित्य प्रति दे सकते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो एलर्जिक ना हो, उनको अच्छा लगता हो, आप उनको दे सकते हैं। आप ककड़ी आ रही है बहुत बढ़िया, आप ककड़ी दे सकते हैं आजकल उनको। फाइबर कंटेंट में आप कोशिश करें, आजकल घिया बहुत आ रहा है, घिये का रायता दे दीजिए, घिये का रायता बना सकते हैं। वैरायटी बनाए, अच्छा बनाए खाना, और समय समय पर बीच बीच में, जैसे डॉक्टर ने अभी आपको हमारी डाइटिशियन प्रकार से एडवाइस किया कि आप कम से कम स्मॉल मील्स रखें, बट उसकी 3 मील्स जरूर रखें। वाटर आपका बहुत जरूरी है। अगर आप हैं तो मतलब कम से कम, जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, अगर उनको किडनी का कोई दिक्कत नहीं है तो कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य लें। और जिनको रात को पेशाब की तकलीफ हो जाती है तो वो 3 बजे से पहले पहले जितना लिक्विड ले सकते हैं ले लें। 3 बजे के बाद घुट घुट करके जितना केवल गला से करना है उसके हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, उससे उनको लाभ प्राप्त होगा। आप तरबूज, एक ऐसी बढ़िया चीज आ रही है आज की तारीख में, वो आपकी मतलब बहुत बढ़िया से लाभ करेगा। तरबूज आप ले सकते हैं, बट सब उसको भी लेने का तरीका है आज, क्योंकि हम शहरीकरण हो गया है तो हम तरबूज को भी भूल गए कैसे लेना चाहिए। तरबूज के बाद पानी मत पीजिएगा, तरबूज के बाद पानी पी लेंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा और बहुत सारी लूज मोशन हो जाएंगे और बहुत सारी और समस्या हो जाएगी। तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल उसके बाद कहीं और एडमिशन भी नहीं मिलेगा आपको। तो उन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हुए, हर चीज का एडवाइस का फॉलो करते हुए आप लीजिए। आप दूध, आप बुजुर्ग हैं तो उनको दूध अपने आप में इतनी बढ़िया चीज है कि उसमें सिर्फ दूध के अंदर एक चीज नहीं होती साहब, दूध के अंदर सिर्फ आयरन नहीं होता है, अपने आप में संपूर्ण डाइट है दूध। इसीलिए आयुर्वेद ने, भारतीय चिकित्सा पद्धति ने, भारतीय पाकशास्त्र ने दूध को उबालने का जो व्यवस्था करी वो करी लोहे की कढ़ाई में। आज भी हलवाई क्या है, वो लोहे की कढ़ाई के अंदर दूध को उबाला जाता है कि जिससे वो आयरन का सूक्ष्म अंग उस दूध के अंदर आ जाए। तो आप बुजुर्ग को, जितने व्यक्ति एक एक कप करके दिन में 3 बार दूध दे दीजिए। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ऐसी हो गई है कोरोना काल के अंदर कि भैया दूध जो है वो कफवर्धक है। ये एक बहुत जनरल मिसकंसेप्शन है कि दूध कफवर्धक नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा देख लिया कि भाई कि दूध जो है वो कफवर्धक है, कि बच्चे को जब उल्टी आती है तो उसके अंदर एक हल्का सा कफ के समान होता है, वो लैक्टोज है भाई, वो लैक्टोज में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वो दूध के अंदर हल्का हल्का कफ सा दिखाई देता है। दूध कफवर्धक बिल्कुल नहीं है। गर्म दूध देना बहुत फायदेमंद है, चाहे बच्चा हो चाहे किसी हो। कोरोना काल में लोगों ने दूध देना ही लेना, बहुत सारे अपने अल्प ज्ञान के कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। दूध प्रोटीन है, बेस्ट प्रोटीन हो सकता है। और कैटेगरी मतलब हमारे प्रोटीन की कैटेगरी 2 बताई गई, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 जो प्रोटीन है वो जो है इजीली डाइजेस्टेबल है। क्लास 2 प्रोटीन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, जो नॉन वेज है, अंडा है, ये सब के सब, हमारे उड़द की दाल, राजमा इत्यादि, ये क्लास 2 प्रोटीन के अंदर आते हैं। क्लास 1 प्रोटीन जो है दे आर इजीली डाइजेस्टेबल। उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज जो है दूध है और दालें हैं, मूंग की दाल छिलके वाली, और सब ये सब चीजें हल्की जो प्रोटीन्स हैं, इन सब का आप अच्छे से सेवन कर सकते हो। ये आपको मूंग की दाल
आमतौर पे लोगों के यहाँ समस्या क्या है कि वो बीमारी का खाना है, लोग खाते ही नहीं। सबसे बढ़िया मैं कहूंगा कोरोना काल के अंदर डाइट में आप मूंग की दाल की खिचड़ी भी दे सकते हैं, मूंग की दाल का पानी भी दे सकते हैं, और वो छिलके वाली, बिना छिलके वाली नहीं, छिलके वाली मूंग की दाल आप बुजुर्ग को दे दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, कभी विकार नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो आप ये हल्की जो हमारे डाइट, जो हमारे इंडियन हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार से हम लोग रिकमेंड करते हैं, उनको आप फॉलो करना शुरू करें। आप सुबह सुबह अपने नाश्ते में आप फलाहार की व्यवस्था कर लीजिए, थोड़ा सा स्प्राउट जो है उनको स्टीम करके, कच्चा मत खाइएगा। बहुत सारे लोग कच्चा डायरेक्टली खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका पाचन क्रिया ठीक होती नहीं है, फिर जाके पेट में दर्द करने लगता है। तो कम से कम स्टीम करके या उसको तेल में छौंक कर आप लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो आप कोशिश ये करें उसमें नमक इत्यादि का बैलेंस उपयोग करें। तो उसको सब चीज करते हुए उसके बाद आप जूसेस को अच्छा से ले सकते हैं, घर में बना सकते हैं। आप नींबू पानी, शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू, बस ये देख लीजिएगा कि कौन किसको एलर्जी किस चीज से, अगर सिट्रिक एसिड से किसी को एलर्जी है और नींबू लेंगे तो फिर परेशानी पड़ जाएगी। तो उन सब चीजों का आप बुद्धिमानी के साथ उपयोग करके अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए, समझते हुए आप तमाम भोज्य पदार्थों का उपयोग करेंगे तो वैरायटी तो हमारे यहाँ बहुत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, फिर जिंदगी में स्वाद अपने आप आ जाता है। और जो मेहनत करते हैं उनकी जिंदगी में स्वाद अपने आप बनता है। स्वाद जहां आ जाता है वहां पर जिंदगी में आनंद आ जाता है। बिल्कुल आनंद आएगा जीवन में, हम तो यही दुआ करते हैं सभी के लिए। अब हमारे कोई और साथी कोई आचार्य विक्रमादित्य से या सोनाली से सवाल करना चाहें या सुधीर तोमर जी से कोई सवाल करना चाहें, हमारे कोई पत्रकार साथी या कोई और साथी हमारे? निशाना जी, मैं एक जवाब और दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को आज की तकलीफ है कब्ज की तकलीफ। हाँ, घर में बैठे हैं, वॉक हो नहीं पा रही है, खान पान में बहुत दिक्कत हो गई है, तला हुआ भी बहुत खा रहे हैं और फाइबर कंटेंट मिल नहीं पा रहा है, तो कब्ज की बहुत तकलीफ हो जाती है। तो आप एक तो पानी का उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी का। सबसे बेस्ट चीज तो गर्म पानी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये अपान मुद्रा है। ये अपान मुद्रा बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगाने, दबाना नहीं है। मुद्राएं जो है वो एक्यूप्रेशर नहीं है, मुद्राएं स्लाइटली टच थेरेपी है। सिंपल इस प्रकार से यूज करके आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 15-20 मिनट इसका उपयोग करेंगे तो अगर आपको कोई बहुत तकलीफ नहीं है तो उसमें आपको कब्ज में राहत मिलेगी। साथ साथ में हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो इसको और रेक्टिफाई कर दे। आप नक्स 30 ले सकते हैं। तोमर जी यहाँ बैठे हैं, उसको मेरे कुछ और बहुत सारी मेडिसिन है नॉर्मल वे में। नक्स भूमिका है 30, आप उसको ले लीजिए 2 ड्रॉप्स का 2-3 दिन में। आप दिन में 2 बार लें तो आपको उसमें पेट साफ करने में हेल्प प्राप्त होगी, उसको ले सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में हर्ड है, बच्चे को आमतौर पे बड़ी हर्ड मिल जाएगी किसी पंसारी के यहाँ, उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद अपने या तो सिलबट्टे पर नहीं तो चकले पर हल्का सा उसको रब कर दीजिए और उसको 2 चम्मच किसी भी बुजुर्ग को दे दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, जवान को दे दीजिए, 2 चम्मच दे दीजिए। स्वाद कड़वा है, शहद मिला दीजिए। मैं कह रहा हूँ पेट में गई हुई हर्ड इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करती है जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है। कितनी बढ़िया चीज है। आप उसके बाद त्रिफला ले सकते हैं अगर, लेकिन आदत ना डालें, उसको सबको ठीक करने का प्रयास करें। फलाहार लें और साथ साथ खीरा इत्यादि आजकल बहुत बढ़िया खूब आ रहे हैं बाजार के अंदर, 20 रुपए किलो मिल जाता है बढ़िया से। आप अपने उसको, कोई बहुत महंगा भी नहीं है, मैं खुद जाके लेके आया 2 दिन पहले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग डर जाते हैं कि भैया घर से बाहर निकलना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है। आप निकले प्रिकॉशन के साथ। अब आप ऐसे दिलेर बन के ना निकल जाए कि आपने मास्क भी नहीं पहना जैसे अमेरिका के अंदर। बहुत, मैं कहूंगा अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी है कल। निशाना जी, जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में भारतवर्ष के अंदर नवंबर के बाद जो गलती हुई थी, अमेरिका वही गलती करने जा रहा है दोबारा। और इन्होंने 15 जून के अंदर कह दिया कि हम वी विल बी टोटली मास्क फ्री। मैं कह रहा हूं उनको भी भोगना पड़े गलती। जिस प्रकार से बहुत बड़े रूप में कोरोना हिंदुस्तान में परेशान कर रहा है, आने वाले समय में मेरे को साफ साफ दिखाई देता है कि 6 से 7 महीने में वो भी उनके साथ में एक वेव और आए, वहां भी आने वाली है। कोरोना कहीं गया नहीं है पूरे विश्व से, और जो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिलेर बन रहे हैं वो परेशानी में फंसेंगे। भारत की सरकार ने पिछले साल गलती करी, वो भोग रहे हैं, और पूरे विश्व में जो जो देश ऐसी गलती करेंगे, अमेरिका ने जो कल डिसीजन लिया है, मुझे दिखाई देता है, मेरे तो जितने मिलने वाले हैं, मैंने तो उनको कहा कि भैया ऐसा कुछ मत करना, बिना मास्क के मत जाना कहीं भी। उन्होंने मास्क फ्री कर दिया कंट्री को। वही कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत आएगी। और हमारे एक विनोद जी को सवाल करना चाह रहे थे, विनोद जी बताइए। सबसे पहले सभी महानुभावों को नमस्कार। और
मेरा एक सवाल आचार्य जी से है। आचार्य जी, आपको याद हो तो हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी एक कहावत है, करोगे कसाले से तो खाओगे मसाले से। तो इस शरीर को कष्ट देना बहुत जरूरी है और इसमें जितनी मेहनत की जाए उतना ही कम है। ये शरीर बना ही मेहनत करने के लिए, अगर आप जितनी मेहनत करोगे तो आप कोरोना और ये से सक्षम हो जाएंगे आप लोग। तो ये कहावत कहीं ना कहीं, हाँ, तो ये कहावतें कहीं ना कहीं एक सटीक उदाहरण भी है और मेरी आजमाई हुई भी बातें हैं। अभी पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब तो इसका इतना प्रकोप नहीं था और मुझे याद है कि जब सब कुछ पूर्ण लॉकडाउन था तो हम राजीव जी के यहाँ जाते थे, वहां से सामान लेकर आते थे और अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे गरीबों में, क्योंकि खाने की मारा मारी ऑटोमेटिक हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी और काफी लोग दुआएं भी दे रहे थे, सब हर तरह से मतलब काम चल रहा था। लेकिन वो अब इस टाइम पे जब इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तादाद में लोग मर भी रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसे चैरिटेबल ये सब निकल के नहीं आए। हमसे लोग बोलते भी हैं कि भाई साहब हमारे पास, हम एमएलए के पास भी कोशिश करते हैं, अब एमएलए भी लॉकडाउन हो चुके हैं, अब हम गुहार करें तो किससे करें। और फिर सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कोरोना का एक सटीक उदाहरण कुछ है तो मैं भी मान सकता हूं कि हाँ, उदाहरण ये बिल्कुल ठीक ही है। और मैंने अभी एक अपने ऊपर ही खुद आजमाया है, दूसरे के ऊपर नहीं, मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है कि हमारे पड़ोस में हमारी चाची का देहांत हुआ कोरोना से। अब उस कोरोना में जब देहांत हुआ तो उसके बच्चे भी उस बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे और जबकि फुल्ली प्रोटेक्टेड वहां मुश्किल से 8-7 लोग इकट्ठे हुए। अब मजबूरन हमें भी जाना पड़ा क्योंकि फादर की कॉल आ गई, फादर भी 75 अराउंड एज हो गई है। उन्होंने कहा भाई हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि डर हम भी गए थे कहीं ना कहीं। अब वहां जाके मुझे अपना जोश याद आ गया, मैंने कहा साला हम पिछले उसमें काफी घूमे हैं, खूब सेवाएं दी हैं, कहीं हमें कोरोना नहीं हुआ और शुक्र है अभी भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। और बिगर किसी मास्क के, बिगर किसी प्रोटेक्शन, आज तक मैंने सैनिटाइजर यूज नहीं किया, आपको बता दूं, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं किया। और बहुत मेहनत की है हमने पिछले उस लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में भी। और उस बॉडी को, क्योंकि बॉडी का वेट बहुत ज्यादा था, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, उनके खुद अपने बच्चे जो है डर रहे थे। मुझे देख के बहुत तरस आया वहां, और मेरा एक अंदर का जो शेर बैठा हुआ है हमारे अंदर, वो जाग गया। अब हमारे अपने जो मेरे अपने बच्चे, मेरे चाचा ताए सब मना कर, अरे भाई तुम कहाँ, मैं कमाल है, ये बॉडी तो सड़ जाएगी यहाँ पे इस तरह से, और कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हटो, मैं देखता हूँ, मैं मरूंगा, मुझे मरने दो, कोई तो करेगा इसका अंतिम संस्कार। हमने जो है उस बॉडी को बिगर किसी प्रोटेक्शन के, और उसको अंतिम संस्कार के लिए जब मैं आगे आया तो उसके बच्चे भी आगे आए। मैंने कहा ऐसे डरोगे तो भाई ये कौन सा तुमने नए नियम निकाल दिए हैं कि बीमारी से, बीमारियां पहले भी थी, खांसी जुकाम ये सब चलते थे, अब सडनली, क्योंकि उनकी उम्र भी मेरे ख्याल से अराउंड 67 अराउंड होगी, जो चाची थी हमारी, खत्म हुई थी, उनको अब उम्र के हिसाब से जाना, तो हम तो ये कहते हैं कि आदमी 100 साल जिए। जी विनोद जी, आपने बहुत ऐसी बात बोली जो समाज का ऐसा स्वरूप दिखाती है कि वास्तविक समाज के अंदर हो क्या रहा है। और बड़ी विचित्र विडंबना है कि समाज के अंदर लोग दिखावा करते हैं। हमारे बीच में विजय शर्मा जी हैं, वो इससे बहुत अच्छे से अवगत होंगे, और जो वो कार्य करते हैं विजय जी, आज से नहीं कर रहे हैं, मतलब अस्थियों को लोग जिनके बिना जी नहीं पाते थे, जिनके कारण से संसार में आए हैं, उनकी अंत्येष्टि करने के बाद लोग उनके अस्थियों को एकत्र करने भी नहीं आते। ये समाज का ऐसा गंदा स्वरूप है, ऐसा भयावह स्वरूप है कि जिसमें हम समाज में जीते हैं ना, वो एक ऐसा स्वरूप है समाज का। और इससे हम जिस समाज जैसे व्यक्ति होते हैं, समाज उसी से बनता है। तो हमें आज प्रयास करना है कि समाज में जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी मानसिकता को बदलना है। अब चाची जी गई और उनके बच्चे भी अगर ऐसे में थे, तो यानी कहीं ना कहीं जो उनकी पढ़ाई रही, उनका मतलब पालन पोषण रहा, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आपके पिताजी ने तो आपको प्रेरित कर दिया, लेकिन वो
जो आपके रिश्तेदार थे उनके उनके कहीं ना कहीं इस प्रकार की पढ़ाई बाल्यकाल से कहीं दिक्कत रही होगी। और मैं ये कहूंगा कि भाई बिना मास्क के तो मत घूमे भाई, ये तो ना करें, इतनी दिलेरी ना दिखाएं। बिना मास्क के जाना तो ये किसी प्रकार भी ये शुद्ध नहीं है। तो समाज तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे लोगों से बनता है, लेकिन हम अपने आप को अच्छा काम करने का प्रयास करें। और किसी अनजान की व्यक्ति को मैं तो कहूंगा विजय जी के बहुत धन्यवाद के पात्र है कि इतने सालों से ऐसा काम कर रहे हैं कि जो मतलब जो उनकी बेचारी लवारिस, मैं कहूंगा लवारिस ही है साहब, लावारिस बिल्कुल। तो माँ बाप जिनके बच्चे उनकी अंत्येष्टि करने के बाद उनकी अस्थियों को, और ये बहुत बड़ा विषय है, एक महाभारत। आचार्य जी आपकी बात बिल्कुल सही है। लगभग 19 साल से ज्यादा का समय हो गया। विजय जी जो है वो इस समय पर जो है पूरे, खाली दिल्ली नहीं, मैं आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे भारत की भी अस्थियां जो है, लावारिस अस्थियां उनको लेकर आए, पाकिस्तान से लेकर आए, और भी कंट्री से आई हैं। तो वाकई जो विजय जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर कोई और ऐसी संस्था काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत भी है इस समय। देखिए सबसे बड़ी बात एक और आपको बता दूं कि पिछले साल तक जो है कहीं पर भी इतनी दिक्कत नहीं आई जो इस समय पर विजय जी को फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि मेरी बैठकर चर्चा होती है तो कहते हैं जो लोग अपने आप सहयोग करने आते थे इस वक्त वो सहयोग करने भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा कि उन अस्थियों को जो लेके जाने वाले हैं, कम से खुद लेके नहीं जा रहे, तो उस परिवार के जो मुखिया की अगर मृत्यु हुई है, उस परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसकी अंतिम संस्कार लिए कम से कम ऐसे कामों के लिए तो समाज को आगे आना चाहिए। क्या कहेंगे आप? विजय जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? राजीव भाई, आज मैं थोड़ा जो लेट हुआ उसका कारण यही था कि आज मैं निगमबोध घाट गया हुआ था, मैंने आपको फोटो भी भेजी थी वहां से। और हुआ क्या था कि आज काफी संख्या में हमें अस्थियां मिली हैं, और अभी कोरोना काल में सिर्फ 15 दिन के अंदर हम लोग 6000 लोगों की अस्थियां इकट्ठी कर पाए। अपने आप में एक बड़ी बात है कि पिछले साल जहां हमने सारा इकट्ठा करके करीब 4870 लोगों की अस्थियां इकट्ठी की थी, इस बार सिर्फ 15 दिन के अंदर हमें करीब 6000 कोरोना के से जो जिनकी डेथ हो गई, जिनके परिवार परिजन छोड़ के चले गए, वहां से हम लोग इकट्ठे करने में कामयाब हुए हैं। और हमारे 4 लोगों की टीम निरंतर काम कर रही है। आज भी मैं स्वयं वहां गया था और सबको व्यवस्थित तरीके से महाकाल के इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। आज जो है मेरे सामने वहां पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज तक से श्वेता सिंह जी खुद आई थी आज इसके लिए, और वो चाहती थी कि किस तरीके से आप इस लोगों को इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने पूरी टीम के साथ वहां कवरेज की है। उन्होंने कहा कि ये क्या, उनका जो सवाल था वो बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वही वाला सवाल था। उन्होंने कहा कि विजय जी, लोग डरते हैं कि अपने परिजनों की छोड़ जाते हैं और फिर छोड़ने के बाद वो उसको शुद्ध लेने भी नहीं आते, जबकि इसके पीछे का रहस्य क्या है। मैंने उनसे एक ही विषय में कहा, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जी बड़े भाई हमारे, वो मेरे से ज्यादा बहुत ज्ञान है उनको इन चीजों का। लेकिन मैंने उनसे जो कहा, मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस देश का कि जिन बच्चों को माँ बाप पूरे जीवन पाल देते हैं और पालने के बाद उनका लालन पालन करके उनको योग्य बना देते हैं, आज ऐसी महामारी के अंदर जब उनके प्राण चले गए तो वो वहां के हमें फोन करके कहते हैं कि इसकी अंत्येष्टि जल्दी करा दो, यहाँ वेटिंग चल रही। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन आपको पालने पोसने में लगा दिया, उसकी वेटिंग के लिए आप मुझे फोन करके करो उसकी अंत्येष्टि जल्दी कर दो क्योंकि मुझे जाना है। क्या मानवता है कि संवेदन शून्य हो चुका है इंसान। और ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है आप सब लोगों के सहयोग से इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरी टीम को महादेव की कृपा है कि आज भी वो लग रहे हैं, और कल के लिए हमने फिर मिशन बनाया है। कल हम फिर सराय काले खां, ग्रीन पार्क, पंजाबी बाग और जितने शमशान घाट और हैं जो कोरोना काल के अंदर हैं, क्योंकि हिंडन से भी मेरे पास फोन आया कि हिंडन में भी अस्थि गृह पूरा भर चुका है, मेरी टीम निरंतर जाएगी। और मैं एक संदेश राजीव भाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसको ये लगता है, जिसके पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की या अपने पेरेंट्स की कोई भी अस्थियां छोड़ गए, निश्चिंत रहिए, आपका अपना बच्चा यहाँ पर तैयार है। मैं उनका माता पिता भाई बहन बंधु की तरह उनका अंतिम संस्कार करूंगा, उनको मोक्ष दिलाऊंगा, ये मेरा उनसे वादा है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपने आप में ग्लानि महसूस न करें, वो ये कहें कि मेरा एक भाई और है वो इस काम को कर रहा है, महादेव उस पर कृपा रखे कि जब तक वो जीवित रहे इस कार्य को करता रहे। बिल्कुल विजय जी, बहुत अच्छा। हम कहेंगे आपको, हम सबकी दुआ लगती रहें और आप वाकई जो समाज का काम कर रहे हैं वो अच्छा करते रहें। हमारे साथ इस समय पर डॉक्टर विजय गुर्जर जो है एम्स से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि आज हमने जो मन की चौपाल रखी है उसका टॉपिक ये रखा है, कैसे करें बुजुर्गों का ख्याल। आज बुजुर्ग जो है घर में है, परेशान है, टेंशन में है, और कई बार क्योंकि वो घूमने की बात होती थी, वो आपस में कहीं बाहर बैठ जाते थे, वो चौपाल पे बैठ जाते थे, बात करते रहते थे, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते थे। आज वो घर में कैद हैं। ऐसे में उनका किस तरह से ख्याल किया जाए, एक बहुत बड़ा सवाल होता है।
तो ये आपसे जानना चाहेंगे हम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है ये एक नायाब कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अभी मैंने सुना शर्मा जी के द्वारा, तो काफी ऐसे लोगों से जुड़ना, ऐसे लोगों के बारे में पता होना एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैं खुद बुजुर्गों का डॉक्टर हूँ, मैं भी यही जो है 60+ लोगों को देखता हूँ। तो ये तो जो है अंतिम समय में देखते हैं, उससे पहले का काम हमारा होता है जो अस्पताल में हम झेलते हैं कि लोग जो है अपने मरीजों को छोड़ जाते हैं, गरीब जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, या बहुत से लोग जो विदेशों में रहते हैं वो पूछते हैं कि कितनी जल्दी ये हो जाएगा। तो हम ये बात तो होती रहेगी, लेकिन हम पॉजिटिव साइड पे अगर जाएं तो मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से करते भी हैं। उनमें उन्हें कुछ दिक्कतें आती हैं, बहुत से लोगों को अपनी नौकरियां तक छोड़नी पड़ती हैं अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, अगर हम उन्हें जो अगर डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो बुजुर्ग होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, उनकी सिर्फ उम्र 70 साल हो गई या 75 साल हो गई, बट वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना काम सब कर रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, और कई बार तो यंग जो बच्चे हैं उनके उनसे ज्यादा वो कमाते हैं या उनसे ज्यादा एक्टिव हैं, वो सारा काम करते हैं। दूसरे वो है जो थोड़ा सा डिपेंडेंट है फाइनेंशियली आप कहें, या वो जो डेली की जो रूटीन है उसमें उसके लिए थोड़ा बहुत वो डिपेंडेंट है। तीसरे बुजुर्ग वो हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, डिमेंशिया हो गया है, एडवांस डिमेंशिया हो गया है, बिल्कुल भूल गए हैं, बच्चे की तरह हो गया है उनका दिमाग, पार्किंसन है, एडवांस पार्किंसन है, बिल्कुल बिस्तर पे हैं, उनको जो है नित्य क्रिया जो है टट्टी पेशाब जो है उसके लिए भी किसी की मदद की जरूरत होती है। तो ये 3 तरह की जो है हमारे बुजुर्गों की मैं कहूँ कि कैटेगरी है। तो जिसमें जो है ज्यादातर जो कैटेगरी है वो है कि वो जो फुली एक्टिव हैं, उनकी सिर्फ उम्र बड़ी है, उम्र रिटायरमेंट हो गई है, तो ऐसे लोगों को हमें एक्टिव रखने की जरूरत है। ऐसे लोगों को हमें उनकी जिंदादिली जो है वो जगाने की जरूरत है कि आप बुजुर्ग जरूर हुए हो, लेकिन आपके अनुभव को, आपकी जो वो है उनका जो इतने सालों का अनुभव है उसे हम यूटिलाइज करें, और जो भी समाज के कार्य हैं, क्योंकि जब तक नौकरी करते हैं, जब तक हम जवान होते हैं, हम अपने परिवार, अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ करते रहते हैं। 60+ या रिटायरमेंट के बाद मैं अपने हर मरीज को कहता हूं कि आप अब समाज को दीजिए, बच्चों का आपने जितना करना था करके देख लिया है, अभी जो है आप समाज के लिए कुछ करिए। तो ये बुजुर्ग लोग जो हैं ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक असेट है, ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है, बोझ ये बिल्कुल नहीं है। और कुछ % हैं जो डिपेंडेंट है, अदरवाइज हमारे बुजुर्ग जो है उनका अनुभव जो है वो हमें यूटिलाइज करना है। और इस वैश्विक महामारी में जिसमें बुजुर्गों के ऊपर जो है सबसे ज्यादा इसका वो है, ज्यादातर जो पहली वेव है उसमें और दूसरी वेव है उसमें भी बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इसमें खतरा है। और अब जैसे कि बीमारी ही ऐसी है कि इसमें आप जो है चौपाल नहीं लगा सकते, बैठ नहीं सकते एक दूसरे के साथ, तो ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। तो लेकिन उन्हें हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी सिखानी है, जैसे हम आप सब मिलकर जहाँ बैठे हैं वहां से बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्गों की अपने उनके दोस्तों से बात कराएं, उनकी दोस्तों की चौपाल लगाएं। ये एक जो यंग जनरेशन है जो फोन में घुसी है, हम कहते हैं कि फोन में घुसे हुए हो, हमें जो है बुजुर्गों को भी थोड़ा
इस टेक्नोलॉजी से अवगत कराना है और उनसे हम जो यंग पॉपुलेशन है उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के साथ बातचीत करिए। आप जहाँ भी हैं वहाँ से रोज पहला फोन अपने माँ बाप को करिए और उनको जो है, आप जो हैं उनकी वजह से ही हैं, तो हमें बुजुर्गों को जो है मोटिवेट करना है एक्टिव रहने के लिए। वाकई डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने बात कही है। बुजुर्गों को एक तो टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुझे भी लगता है कि आपने बहुत अच्छा बताया कि बुजुर्गों की चौपाल, मुझे आपने एक अच्छा टॉपिक दे दिया और मैं चाहूंगा मेरी मम्मी और डैडी के जो भी मित्र हैं मैं उनको भी आज से ही शुरू करूंगा कि ये बहुत अच्छा आपने बताया। और दूसरा एक आपने ये बताया है कि रोज माँ बाप से बात करें, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज माँ बाप के साथ रहता हूँ, और बहुत अच्छा है कि कम से कम रोज उनके साथ बैठ के मैं खाना भी खाता हूँ, चाय भी पीता हूँ और आशीर्वाद मिलता है। जिसके बिल्कुल माता पिता जो हैं अभी, क्योंकि ये जो हमारी जो डेवलपमेंट की अंधी दौड़ है, इसमें कहीं ना कहीं जो है गांव से कुछ बच्चे जो है हमारे जैसे शहर आ गए, जो शहरों में रहते थे वो विदेश चले गए। तो जो है एक दूरी जो है ये ऐसी हो गई डेवलपमेंट की जिसको माँ बाप और बच्चे चाह के भी उसे पाट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर माँ बाप शहर में नहीं लगता और बच्चों का मन जो या काम जो है गांव में है नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े अफसरों के जो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश जो है, क्योंकि दोनों में एक डिफरेंस हो गया है, कल्चर डिफरेंस हो गया है वर्क कल्चर का, कि वो शहर में ही उसका काम चल सकता है और वो अपने गांव में ही रहकर खुश है। उनको यहाँ पर ले भी आते हैं तो वो खुश नहीं रह पाते हैं। एक डॉक्टर साहब सवाल यह है कि अभी जो है बुजुर्ग कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि उनको है कि वो कैद हो गए हैं। एक मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी ने तो पुलिस भी बुला ली थी और उनको ये भी कहा था कि वो डंडा वगैरह जो है ना वो लेकर के मारते हैं, इस तरह से उन्होंने एक आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग जो है वो घुटन महसूस कर रहे हैं। या जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे पिताजी जो है मुझसे बहुत, मेरे को लगता है एक्टिव है। वह दूध भी लेकर आना, कुछ भी जाना, वो पैदल चलते रहते हैं, बहुत पैदल चलते हैं वो। अब जब से ये सेकंड लॉकडाउन जो ये आया है, कोविड आया है, तब से मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना उनको मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे। दूध वाला भी यहाँ लगा दिया। मैं भी कुछ डरा हुआ हूँ कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो क्या करना चाहिए? क्या उनको पहले की तरह एक्टिव करने के लिए क्या मुझे जो बाजार जाते हैं वहां जाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सवाल ये भी है सर। अभी के लिए तो जो है इसके लिए बिल्कुल ना ही है। उन्हें हमें समझाना है, क्योंकि हम उन्हें और लंबे समय तक उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और बुजुर्गों में इसमें सच में ही काफी ज्यादा खतरा है, जिनको खासकर जिन्हें बीपी, शुगर या दूसरी तरह की बीमारियां हैं। तो बहुत जो यंग लोग हैं उनमें तो लगभग नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ठीक हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों में जो है उस परेशानी को देखते हुए अभी तो जो है उनको अलाउ नहीं करना है। उनको घर में ही जितना आप एक्टिवली एंगेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या जो भी पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं। घर पे होम बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे की जा सकती हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कोई सवाल जो है आचार्य विक्रमादित्य या विजय शर्मा जी हमारे पत्रकार साथ कुछ करना चाहें तो। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है। जी सर। वो ये है कि डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका आप ख्याल रखते हैं, लेकिन मैंने हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग हैं, उनकी एज लगभग 72 ईयर्स है। उनका क्या है कि वो हमेशा अपने बच्चों को कोसते रहते थे, चाहे वो कोरोना था या उससे पहले था, वो हमेशा कोसते रहते थे तो मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा ख्याल। और जबकि मैं समझता हूँ उसके बच्चे उसका अच्छा ख्याल रखते थे। अब चूंकि कोरोना काल आ गया तो बच्चों ने और थोड़ी सी उनको सख्ती कर दी कि नहीं अब आप उसको बिल्कुल नहीं। तो कई बार जब मैं नीचे से गुजरता तो ऊपर छज्जे में से कहते हैं इसको समझा नालायक को, इसने मेरे को और बांध के रख दिया, पहले भी ऐसा करता था, अब भी ऐसा करता था, मैंने इनको पाल दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ ऐसी बच्चा सेवा कर रहा है, बहू सेवा करे, सब लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस बुजुर्ग को जिद है कि मेरी सेवा नहीं हो रही, अरे मेरे को बांध के रख है। ऐसी परिस्थिति देखिए सबसे बड़ा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक जो बहुत बारीकी पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि एक 4 बच्चे मिलके माँ बाप नहीं पाल सकते और माँ बाप 4 बच्चों को पाल देते हैं। उसका एक रीजन होता है कि माँ बाप होता है, अगर 4 बच्चों में से कोई शरारत करता है तो एक कान पे लगा देते हैं, लेकिन माता पिता ही होते हैं।
अब वो कितनी जिद करे तो बच्चा उस समय क्या करे, ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करना चाहिए उसको, सब कुछ करते हुए भी अगर ऐसा करे तो कितना उसको अपने अंदर पेशेंस रख करके किस तरीके से उनको समझाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और सबसे पहले तो मेरा सलाम है आपको, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। सवाल से पहले मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो ये बात आपने कही ये बिल्कुल जायज बात है, और ये लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। बहुत ही कम ऐसे बुजुर्ग हैं जो मतलब की शिकायत करते हैं। वैसे मैंने देखा है, क्योंकि अगर 100 में से हम देखेंगे तो 1-2 बुजुर्ग आपको ऐसा मिलेगा जो डिफिकल्ट पर्सन होगा, और मे बी वो पूरी लाइफ ही डिफिकल्ट रहा होगा। और मैं तो बल्कि एक दूसरी बात भी कहता हूँ कि जब बहू आती है तो उसे सास को बेटी समझना चाहिए, तो वो नहीं समझती है। बुढ़ापे में वो एक्सपेक्ट करती है कि ये मेरे को अपनी माँ समझे। तो वो जो है कॉम्बिनेशन जो है वो सोसाइटी में थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा, कि जब आप अगर उसे, वो बहू बिल्कुल नई नवेली आपके पास आती है, जब आप उसे बेटी की तरह समझेंगे तो बुढ़ापे में वो भी आपको जो है अपनी माँ की तरह सेवा करेगी। तो बिल्कुल उस टाइम पे सेवा करेगी। क्योंकि उस टाइम पे सास का जो है थोड़ा ज्यादा हावी होता है, उसका होल्ड होता है घर में, तो वो उस टाइम पे बहुत से घरों में रहता है, तो वो उसका जो है बाद में रिपरकशंस होते हैं। तो दूसरी बात जो आपने कही कि ऐसे बुजुर्गों को कैसे हैंडल करें, ऐसे बुजुर्गों को आप पीयर प्रेशर जो है, उनके जो दोस्त हैं यार हैं, उनसे बात करके उनसे समझवा सकते हैं, और उनसे डेप्थ में जाके कि भाई क्या इसको क्या प्रॉब्लम क्या है, और एक साइकोलॉजिस्ट से भी उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, उनको दूसरे के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो वो एक हम चीज जो है इनमें कर सकते हैं, और हम फैक्ट्स को वेरीफाई कर लें कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई बाहर दिखावा है और अंदर कुछ और है, और दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन वो शिकायत करते हैं। तो वैसे मैंने देखा कि बहुत कम लोग बुजुर्ग शिकायत करते हैं, बहुत से लोग जो है वो अपनी जो जिंदगी है उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना नहीं चाह रहा था, मैं यहाँ पर एक बात करना चाह रहा था। विजय जी ने बड़ा विचित्र प्रश्न रखा है। देखिए, कान पे लगाने की बात तो शायद मेरे ख्याल से बच्चों को भी नहीं होनी चाहिए। अगर बैल को भी अगर ज्यादा मारोगे तो वो मरखना बन जाएगा। पुराने गांव में तो ये कहावत चलती है, ये बैल को भी अगर मांस से मारोगे तो मरखना बन ही जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उदाहरण के लिए बहुत सारी उदाहरण उपस्थित करने चाहिए। कोई बच्चा, कोई और माँ बाप की ऐसी बातें ना बाद में जब वो चले जाते हैं तो बहुत याद आती है कि बाद में कौन मारेगा, कौन पिटेगा। देखो, संसार में एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति होते हैं जो आपको स्कोल्ड कर सकते हैं, जो आपको कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं, बाकी तो किसी में दम नहीं है ना आप सुनने वाले। बाप की जो झाड़ होती है ना वही सुनने को आती है, और जब वो चले जाते हैं माँ बाप तब उनकी बातें याद आती हैं। लेकिन ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए बुद्धि के अनुसार से आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण उनके समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे जहां कोई हेल्प किसी की हो ही नहीं रही है, वैसे उदाहरण उनके समक्ष उपस्थित करें। भाई, आपको बुद्धि के द्वारा ये करना है कि उनको ये दिखाना है कि आपको यहाँ जो मिल रहा है वहां उससे अच्छा वहां जो मिल रहा है वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण फिल्म के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप पत्रकार हैं, आप कहानी छाप सकते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो ऐसे संसार के समक्ष ऐसी वास्तविकता मैं कल ही मेरे सामने परसों एसएचओ साहब बैठे थे एक, तो वो एक बात बता रहे थे कि एक बुजुर्ग ने पुलिस थाने में फोन किया कि भाई मेरे आसपास कोई बच्चा नहीं है, मेरे कोई बच्चे मुझे खाने को नहीं दे रहे, मुझे खाना चाहिए, मुझे सामान चाहिए, सामान लाके दो। तो पुलिस वाले वो सामान लेके आए, पुलिस, और उसके बाद जो बीट कांस्टेबल था वहां का, उसने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई साहब मैं। जब ऊपर ऑर्डर चला गया तो उसकी इंक्वायरी हुई, भाई क्यों नहीं जाएगा? कहता है जी इनके ऊपर वाले मकान के अंदर इनके बच्चे रहते हैं, इनके नीचे वाले मकान में इनकी बेटी रहती है, ये उनको तो कोरोना ना हो जाए उस चक्कर में बाहर नहीं भेज रहे, ये जबरदस्ती पुलिस को फोन करके अपनी बुजुर्गता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, समाज में आप सोच नहीं सकते किस किस प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनको टैकल करने के लिए उनके उसी प्रकार से जैसे है तो वैसी बातें करनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, संभाल नहीं सकते।
बुद्धि के द्वारा अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए आप संभालने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल संभाल लोगे। बिल्कुल। मुझे लगता है श्वेता जो है कुछ सवाल करना चाहती हैं डॉक्टर विजय गुजर से। श्वेता, आपका क्या सवाल है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपनी दादी जो है 85 साल के, उनके लिए स्वास्थ्य के बारे में कोई बात करनी है। जी, मैंने अभी सोनाली जी से भी वही सवाल किया था, मैं डॉक्टर साहब से भी वही सवाल करना चाहती हूँ कि उनका एक तो बीपी प्रॉब्लम है और दूसरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अदरवाइज ना उनको डायबिटीज है ना और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो इन्हीं 2 प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत मतलब, क्योंकि डेली रूटीन ऐसा हो गया है कि उनको घर में ही बैठना है, ना तो वो वॉक कर सकती है ना वो कहीं बाहर जा सकती है। अदरवाइज वो बहुत एक्टिव थी बिफोर कोविड, वो उनको नीचे भी उतरना होता था, धूप में भी जाना होता था। तो अब उनका रूटीन बिल्कुल बस बेड पे ही हो गया है, तो इस वजह से उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसी उससे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किया जाए उसके लिए। डॉक्टर गुजर। जी बिल्कुल, जो है ये काफी आम समस्या है बुजुर्गों में डाइजेशन की। और एक जो है बुजुर्गों में एक नियम होता है कि 3 दिन में अगर उनको मोशन पास हो जाता है तो वो उनके लिए नॉर्मल है, और दिन में अगर वो 3 बार मोशन करते हैं वो भी उनके लिए नॉर्मल है। बहुत से बुजुर्ग जो है वो, उन्हें अपनी पुरानी आदत एक रहती है कि मेरा जो है पेट साफ नहीं हुआ है एक बार में, और पहले तो एक बार में ही हो जाता था। और या फिर उनको ये होता है कि उनको एक बार दिन नहीं होगा तो वो उसको कब्ज मान लेते हैं, उसके लिए अलग भिन्न भिन्न तरह के उपाय करते हैं। जी, इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी है कि अगर कोई उनको लैट्रिन में खून आता है या दवाई लिख लीजिएगा। लाइकोपोडियम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। नक्सोमिका जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, एज फैक्टर से रिलेटेड चीजें हैं उनको ठीक करेगी। आप रोजाना एक बार खिलाते रहेगा तो उनका लीवर, पेट, सारी चीज ठीक रहेगी। आप भी खा सकते हैं, कोई भी आदमी इस चीज को ले सकता है, क्योंकि अभी जो चीजें चल रही है आप देख रहे होंगे, बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको देखते हुए दवाई बहुत सुटेबल है। स्ट्रेस को अवॉइड कीजिएगा। स्ट्रेस के लिए कई दवाइयां हैं, आप वो ले सकते हैं, एकोनाइट खा सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन सबसे बेहतर जो तरीका है, अगर कोविड से बचना है, ठीक होना है, तो आप सीधे सीधे होम्योपैथिक की शरण में आ जाइएगा। आप 99% आप सेफ रहेंगे। अगर आप किसी कोविड वाले पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो भी नहीं के बराबर संभावना होगा। अगर आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट है तो आप उनका ट्रीटमेंट करते रहिएगा, देखभाल करते रहिएगा, साथ में होम्योपैथिक दवाई खाइएगा, तो आपको उम्मीद है कोरोना नहीं होगा, और जो आपके पेशेंट है वो भी ठीक रहेंगे। इलाज होम्योपैथिक का कीजिएगा, मैनेजमेंट एलोपैथी से कीजिएगा, दोनों चीज एक साथ मिलेगी तो आप इस समस्या से पार पा के निकल जाएंगे। जो लोग होम्योपैथिक की कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो लोग होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं वो सब लोग सेफ और सुरक्षित है, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग भी दवाई खाते रहिएगा प्रिवेंशन के लिए। अगर किसी को कोविड या सिम्टोमेटिकली कोई शुरुआत होती है, उसका इलाज लेंगे तो ठीक हो जाते हैं। और इसका सक्सेस रेशियो आप देखिएगा, अगर किसी को कोविड होता है 99.5% सक्सेस रेशियो है। अगर प्रिवेंशन का सक्सेस रेशियो 99% है। बहुत सारे बड़े छोटे सब लोग देश के ले रहे हैं और लाखों लोग ले रहे हैं, काफी हद तक सुरक्षा है। डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक समस्या है, समय के अनुसार इससे पार पा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, वाकई सही कहा डॉक्टर सुधीर तोमर आपने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला। सबसे पहले हमारे जो है पत्रकार साथियों के सवालों का जवाब भी दिया, और इस तरह से हम लोग को चर्चा करते रहेंगे।